हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। हमने इससे पहले आईसीआर का एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराया था, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम डालने वाले हैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि बायोलॉजी का 2019 का आईसीआर का पेपर। तो ये जो पूरा पेपर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना होता है, पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर दिया गया था एमओईटी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो एमओईटी का जो महत्वपूर्ण लाभ है वह है आनुवांशिक माँ सुपर अंडोत्सर्ग के एक और दौर के लिए उपलब्ध होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है तेल, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों का संग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थिरीकरण करने वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक ऑक्सीजन संवेदी धातु प्रोटीन है। निम्नलिखित में से धातु प्रोटीन का कौन सा युग्म नाइट्रोजिनेज क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। तो मोलिब्डेनम और आयरन का जो ग्रुप है वह इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिव करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक नमूने में क्षारों में ग्वानिन का अवयव 20% है, एडेनिन के क्षारों का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर 30% जो एडेनिन है उसके क्षार का प्रतिशत आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक द्वीप पर 290 व्यक्ति की काल्पनिक आबादी पर विचार करें। यदि किसी विशेष जीन के लिए व्यक्तियों की संख्या 100 कैपिटल ए 150 कैपिटल ए स्मॉल ए और 40 स्मॉल ए है, तब जीन के एलील के होने की आवृत्ति क्या है। तो यहाँ पर जीन के एलील के होने की आवृत्ति निकालनी थी। तो इसकी जो आवृत्ति निकल के आएगी वे आएगी कैपिटल ए 0.6 और स्मॉल ए 0.4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसरीसृप के विकासवादी इतिहास के दौरान पाए जाने वाले सरीसृप की तरह संभवतः एक मछली निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आपको इसका आंसर इनमें से बताना था, पेलिकोसोरस, इक्थियोसोरस, टायरेनोसोरस और थेरेप्सिड। तो जो वो मछली थी वो थी इक्थियोसोरस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो न्यूक्लियोसोम के संबंध में गलत जो कथन है उसको हमें टिक मार्क करना था यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर होते हैं। क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन फाइबर बनाने के लिए पैक रहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन की पुनरावर्ती इकाई का गठन करते हैं। न्यूक्लियोसोम के निर्माण के लिए डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन हेक्सामर के चारों ओर लिपटा रहता है। तो यहाँ पर सभी कथन जो है राइट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कथन गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में मिलर द्वारा किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं था। तो अगर हम बात करें जलवाष्प की, तो जलवाष्प भी थी, अमोनिया भी था और H2 भी था, लेकिन जो C6H6 है ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जंतुओं में आभासी देहगुहा होती है। तो जो आभासी देहगुहा है वह होती है एस्कैरिस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटीटॉक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जब सांप काट लेता है तो उसके बाद जो एंटीटॉक्सिन दिया जाता है उसका वो किसका एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी। तो एक तो वो जो हम गोली के रूप में लेते हैं या किसी डोज लिक्विड के रूप में लेते हैं, तो वो एक तो आर्टिफिशियल होता है और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा डीएनए के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपको आरोहण के प्रत्येक चरण में स्टैंड 36 डिग्री घूम जाता है।
एक पूर्ण घूर्णन में 12 क्षार युग्म शामिल होते हैं। पिच 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रति क्षार युग्म में वृद्धि 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो कथन गलत है, वो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि एक पूर्ण घूर्णन में 12 क्षार युग्म शामिल होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधर पृष्ठीय पत्ती के ऊर्ध्वाधर काट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर हम डोर्सोवेंट्रल पत्ती को ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो उसमें पर्ण मध्योतक अभिन्न होता है। ये गलत कथन है। पर्ण मध्योतक पत्ती के एक तरफ पैलिसेड में और दूसरी तरफ स्पंजी पैनकाई में विभाजित होता है। ये भी गलत है। पैलिसेड उपस्थित होता है लेकिन स्पंजी पैनकाइमा अनुपस्थित होता है। ये भी गलत है। स्पंजी पैनकाइमा उपस्थित होता है लेकिन पैलिसेड अनुपस्थित होता है। ये ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4000 बेस पेयर लंबा प्लाज्मिड इको R1 के साथ पाचन पर 400 बेस पेयर का एक एकल बॉन्ड देता है। एक बिंदु उत्परिवर्तन के निवेश के बाद वहाँ ECORI पाचन के बाद एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर 2000 बेस पेयर पर एक एकल बैंड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त अवलोकन के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो आपको यहाँ पर जो सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है उस कथन को आपको टिक करना था। तो यहाँ पर दिया गया हुआ है, उत्परिवर्तन प्लाज्मिड से 2000 बेस पेयर का विलोपन है और उत्परिवर्तन प्लाज्मिड में एक और 1 स्थल का डाल देता है। उत्परिवर्तन DNA को अधिक नाजुक बनाता है और शुद्धिकरण के दौरान यहाँ 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उत्परिवर्तन DNA प्रकृति में कमी लाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, जो सबसे अच्छा स्पष्टीकरण दे रहा है इस अवलोकन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक ओपेरोन में ऑपरेटर अनुक्रम या क्षेत्र किसके साथ बनता है? तो लैक ओपेरोन में जो ऑपरेटर अनुक्रम है वह ओपेरोन के बंद करने के लिए नियामक जीन के साथ जो है बॉन्ड होता है या बाइंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं? तो 2 पॉलीपेप्टाइड जो हैं वे डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे को CO2 के परिवेशी स्तर की तुलना में उच्चतर स्तर का प्रभाव डालने पर यह प्रकाश संश्लेषण की उच्चतर दर को दर्शाता है, लेकिन प्रकाश के बढ़ने पर ऐसा नहीं होता है। यह क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि जो CO2 है वह सीमाकारी कारक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक ऊंचाइयों पर अनुकूलन के संबंध में गलत है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। लाल रिक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है। O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधकारी संबंधता में वृद्धि। O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधकारी संबंधता में कमी। खसन की दर में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, O2 के हीमोग्लोबिन की बंधकारी संबंधता में कमी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के पूर्वजों को निरूपित करता है? ऑप्शन दिए गए थे सोरोप्सिड, थेकोडोंट्स, साइनेप्सिड्स, थेरोसीड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साइनेप्सिड्स, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सामान्य ECG के बारे में सही नहीं है? तो ECG के बारे में बताना था। तो यहाँ पर कथन दिए गए थे, P तरंग अलिंद के विद्युतीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। T तरंग हृदय संकुचन की शुरुआत को चिन्हित करती है। ये भी सही है। QRS कॉम्प्लेक्स नीले के विद्युतीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऑप्शन जो है गलत है। T तरंग आमतौर पर P तरंग से बड़ी और चौड़ी होती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कथन गलत है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए डार्विन को श्रेय नहीं दिया जा सकता है? गैलापागोस द्वीपों की आनुवंशिकता,
विभिन्नताओं की आनुवंशिकता, उत्परिवर्तन के कारण होने वाली प्रजातिकरण, अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित हुई व्यष्टियाँ के अधिक बच्चे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्परिवर्तन के कारण होने वाली प्रजातिकरण। इसका श्रेय डार्विन को नहीं दिया जा सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान के व्यापक ह्रास को सहन करने वाले और उसमें पनपने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवों को हम पथतापी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर दिया गया था आनुवांशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हमें आनुवांशिक कूट के संबंध में जो कथन गलत है उसको चिन्हित करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 20 अमीनो अम्लों के लिए 61 कोडोन कूट करते हैं। आनुवांशिक कूट यूनिवर्सल है। ये दोनों ऑप्शन राइट हैं। AUG एक प्रारंभिक कोडोन के रूप में कार्य करता है, ये भी राइट है। आनुवांशिक कूट नष्टधर्मी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन? यानी कि इनमें से कौन सी इम्यूनिटी जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार है? ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि अगर हम किसी दूसरे का कोई अंग अपने शरीर में लगवाते हैं तो हमारा शरीर का जो प्रतिरोधी तंत्र है वह उसे नहीं लगने देता है। अगर लग भी जाता है तो वह उसके प्रतिरोध में काम करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, ल्यूकोसाइट एंड द सेलुलर बैरियर, इंटरफेरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्डलिंग द ट्रंक ऑफ ए ट्री रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द ट्री आफ्टर ए फ्यू वीक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट सूटेबल टू एक्सप्लेन दिस? तो इसका जो इसमें पूछा गया था कि किसी पेड़ के गर्डलिंग कर दी गई है जिसके कारण उस पेड़ की कुछ हफ्तों बाद मृत्यु हो गई। तो इसका सबसे सूटेबल कारण क्या रहा होगा? तो इसमें हमें कारण बताना था। तो गर्डलिंग जो है, गर्डलिंग कहते हैं जो जाइलम होता है, जाइलम को छोड़कर बाकी सभी पार्ट को काट देना तने के। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना था। तो यहाँ पर दिए गए हैं द वाटर फ्लो फ्रॉम द सोयल वाज ब्लॉक्ड, एम्बोलिज्म ओकर्ड इन द वुड, इन्फेक्शन ओकर्ड एट द इंजरी पॉइंट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट टू द रूट वाज ब्लॉक्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट टू द रूट वाज ब्लॉक्ड, क्योंकि जाइलम वेसल्स को छोड़कर सभी पार्ट हमने काट दिए हैं, जिसमें फ्लोएम भी हमने काट दिया है। तो फ्लोएम कट गया तो जड़ से जो ट्रांसपोर्ट होना था वो सब रुक जाएगा, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो कंट्रोल एजेंट्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एफिड्स? एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ड्रैगन फ्लाई, ट्राइकोडर्मा, लेडी बर्ड बीटल, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है लेडी बर्ड बीटल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पैरासाइट? यानी कि इनमें से प्रतिजीवी कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रतिजीवी कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। यह एक परजीवी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 2 एक्स गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण एक महिला के शरीर की कोशिकाओं में बारकाई देखी जाती है। एक पुरुष में कोशिकीय सामान्यता के लिए एक परीक्षण के दौरान तकनीशियन ने उस पुरुष के शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक बारकाई का निरीक्षण किया। इस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति का जो जीनोटाइप निकल कर आएगा वो आएगा XXY47, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 जातियों के बीच किस प्रकार की परस्पर क्रिया से एक को नुकसान होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है?
यानी कि एक को तो नुकसान हो रहा है और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा असहभोजिता। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्टैनलो मिलर के प्रयोगात्मक फ्लास्क में मौजूद नहीं था? तो जो स्टैनलो ने प्रयोग किया था उसमें मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी और अमीनो अम्ल भी था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्णांध महिला और एक सामान्य व्यक्ति की संतान में सामान्य रंग दृष्टि होने की कितनी संभावना है? तो अगर जो महिला है वह वर्णांध है और व्यक्ति जो है सामान्य है, तो उनकी जो संतान होगी उसके 50% चांस है वर्णांध होने के और 50% चांस है सामान्य रंग दृष्टि होने के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरोलस लीनियस द्वारा वर्गीकरण विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो किताब लिखी गई थी क्लासिफिकेशन के लिए उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरली। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका चक्र की मध्यावस्था के दौरान क्या होता है? तो कोशिका चक्र की मध्यावस्था के दौरान जो है जो गुणसूत्र स्पिंडल मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावास विखंडन क्या बढ़ाता है? तो पर्यावास विखंडन सतह क्षेत्र या किनारा बढ़ाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रथम स्थलीय पादप थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को किससे परिभाषित किया जा सकता है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को हम परपोषियों द्वारा खपत के लिए उपलब्ध जैवभार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैर स्थान संरक्षण स्थल है जहां पर्यटन की अनुमति है लेकिन चराई की अनुमति नहीं है और इसकी सीमाओं को कानून द्वारा परिचालित किया जाता है? तो जो वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर जो सीमाओं को कानून द्वारा बनाया गया है जिसमें पर्यटन की अनुमति होती है लेकिन हम पशुओं को चराने नहीं ले जा सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतुओं की दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रोटीन है? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर कैरोटीन, कोलेजन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशग्राही कोशिकाएं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे छड़ें, शंकु। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि जो कोशिकाएं प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं वे शंकु होती हैं और शंकु भी वे जो केंद्र गलतिका की तरफ अधिक हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी विकास का उदाहरण है? तो अपसारी विकास का जो उदाहरण है वह चीता और मानव के आगे की भुजाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एर्थ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण से बचने के लिए एक गर्भवती महिला के RH रक्त समूह की जांच की जाती है। यह स्थिति तब हो सकती है जब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। बहुल अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अंडों का निषेचन इन विट्रो होता है, तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र में क्या शामिल होते हैं? तो जो बाह्य त्वचा के ऊतक होते हैं उनमें कोशिकाएं, रंध्र, ट्राइकोम और रोम ये शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के सिद्धांत और मानदंड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे
ICUN, UN, ICBN, ICZN। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीले रंग के फल और सब्जियों को आँखों के लिए अच्छा भोजन क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है उनमें रेडोप्सिन के विकास के लिए कैरोटीनॉइड होते हैं, जिनके कारण जो आँखों की रोशनी है उसमें इजाफा होता है और जो आँखों की कोशिकाएं हैं उन्हें पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिल पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु कोशिका का आवरण किससे बना होता है? तो जो जीवाणु कोशिका होती है उसका जो आवरण है वह बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लाल शैवालों में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे क्लोरोफिल AB, क्लोरोफिल AC फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल AD फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल AB फ्यूकोजैंथिन। तो लाल शैवाल के लिए जो है फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल AD ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। ब्रायोफाइट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ब्रायोफाइट्स के लिए यहाँ पर कथन दिए गए थे उनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, मुख्य पौधा एगोनित होता है और जिसे युग्मोद्भिद कहा जाता है, नर लैंगिक अंग का पुदानी कहा जाता है, पुमनु एकक साबिक होते हैं। तो जो गलत कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि नर लैंगिक अंग को पुदानी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाएं। तो यहाँ पर दिया गया था कोकस, सर्पिल्स, स्पाइलम गोलाकार, वाइब्रियम छड़ीनुमा, बैसिलस कोमा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जो कोकस होते हैं वे होते हैं गोलाकार, जो स्पाइलम होते हैं वे होते हैं स्पाइरल, जो वाइब्रियम होते हैं वे होते हैं कोमा शेप और जबकि जो बैसिलस होते हैं वे होते हैं छड़ीनुमा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से रासायनिक प्रकृति के साथ हार्मोन्स का कौन सा एक युग्म बेमेल है? तो यहाँ पर दिए गए थे एपिनेफ्रिन स्टेरॉइड, पैराथायरॉइड पेप्टाइड, कोर्टिसोल स्टेरॉइड, थाइमोसिन पेप्टाइड। तो यहाँ पर 4, 3, 2 ये तीनों जो हैं युग्म राइट हैं, जबकि एपिनेफ्रिन स्टेरॉइड गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी कि BSE का कारण है। तो जो BSE का मेन रीजन होता है वह होता है प्रियोन्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर ICR का। अब हम डालेंगे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आप केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ICR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।